हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोलराइजेशन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भी पोलराइजेशन जो वेक्टर है उसकी हेल्प से मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ बाउंड चार्जेस और सरफेस चार्जेस वगैरह, राइट। तो सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज दो टाइप के चार्जेस होते हैं डाइलेक्ट्रिक केस में। तो एक बार बता देता हूँ मैं आप लोगों को, बाउंड चार्जेस ये क्या हो जाएंगे? चार्जेस which are induced in the dielectric when placed in an external field। बाहर से मैंने कोई चार्ज नहीं किया है, बस कोई भी एक, जैसे सपोज मान लो ये एक डाइलेक्ट्रिक थी, एज अ होल ये न्यूट्रल है। मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको रख देता हूँ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसमें क्या हो जाएंगे भाई पहले क्या थे, इस तरह से चार्जेस थे, इनका जो सेंटर ऑफ मास है चार्जेस का, सब दोनों एक जगह लाई कर रहे थे, राइट, इस तरह से था। अब क्या कर दूंगा कि भी इनमें कुछ सेपरेशन आ गया है, ऐसे चार्जेस में कुछ सेपरेशन आ, बट स्टिल दे आर बाउंड। बाउंड मीन्स क्या है कि ये दीज आर नॉट फ्री फॉर द मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो चार्जेस आएंगे, अब इन जनरल क्या हो सकता है, यहाँ पे जो सरफेस पे जो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो इन जनरल नॉट इक्वल टू जीरो हो सकती है, या फिर रो पे भी इन साइड भी क्या हो सकती है, जीरो। तो इसको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस, राइट। और फ्री चार्जेस क्या होते हैं, जो हम एक्सटर्नल जो चार्जेस रखते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे, उसको क्या बोलते हैं, फ्री चार्जेस। उसको क्या बोलेंगे, फ्री चार्जेस। तो फ्री चार्जेस क्या हो जाएंगे, द चार्जेस विच आर placed on a dielectric externally। इसको फ्री चार्जेस बोलते हैं या एक्सटर्नियस चार्ज बोलते हैं। और these are called extraneous charges, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोलराइजेशन के लिए। मान लो सपोज एक डाइलेक्ट्रिक ये था, मैंने बाहर से कोई चार्ज रखा है इस पे क्यू, बाहर से क्या रखा है, कोई चार्ज, इस तरह से चार्ज रख दिया, तो ये जो चार्ज होगा ये कैसा चार्जेस हो गए, ये होंगे फ्री चार्जेस, राइट। जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से इस पे जो चार्जेस रखे हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्री चार्जेस। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, फ्री चार्जेस। इसको बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ बी को, इसको एफ से, यहाँ पे क्या है, एफ से रिप्रेजेंट करूँगा, क्यू एफ मीन्स फ्री चार्ज। तो ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज। और जो चार्जेस इसमें इंड्यूस होंगे उनको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस। क्यों भी क्या है यहाँ पे, बाउंड चार्ज। अच्छा, नेट बाउंड चार्ज हमेशा क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये इसी के साइड है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, बस इसमें सेपरेशन आ गया, उस सेपरेशन की वजह से यहाँ पे डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और नेट डाइपोल मोमेंट की वजह से पोलराइजेशन आ जाएगा, राइट। बट द नेट बाउंडेड चार्जेस on a dielectric is zero, राइट। तो नेट बाउंड चार्जेस क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था बाउंड चार्जेस का और फ्री चार्जेस का, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, नोट में लिख लेना आप इसको। कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे होते हैं कि भी, मान लो देखो, जैसे इस केस में मैंने क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कुछ पोलराइजेशन आ गया था यहाँ पे,
इसकी वजह से क्या आ गया था, कोई पोलराइजेशन। अब मान लो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देता हूँ या फिर इसको मान लो स्विच ऑफ कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि भी यहाँ पे जो पोलराइजेशन है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे मैग्नेटाइजेशन में होता है, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास, फेरो मैग्नेट्स होते हैं कि जब उनमें से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और स्विच ऑफ करते हैं तो हो सकता है कुछ उसमें मैग्नेटिज्म रह जाता है, राइट। ऐसे ही इसमें क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देता हूँ तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें पोलराइजेशन ज़ीरो नहीं होता है, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रेट। ऐसे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रेट। या फिर ये बोल सकता हूँ मैं, सम मटेरियल्स retain polarization even if we remove applied electric field. Such materials are called electret. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल होता है बेरियम टाइटेनेट। तो काफ़ी रेयर सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि भी जैसे आपको परमानेंट मैग्नेट्स मिल जाते हैं इजीली, सब जगह अवेलेबल होते हैं, बट ये बहुत स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होते हैं। कुछ ही मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पोलराइजेशन को रिटेन करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रेट, और ये होता है बेरियम टाइटेनेट, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि भी आपको हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं जो इलेक्ट्रेट होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पे आते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, राइट। अच्छा, अब कल हमने रिलेशन देखा था, उसमें रिलेशन क्या था, रिलेशन बिटवीन रो बी, सिग्मा बी एंड द पोलराइजेशन क्या था, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो जो पी था वो क्या आया था, माइनस डेल डॉट पी, सॉरी रो बी, और जो सिग्मा बी आया था वो क्या आया था, पी डॉट एन वेक्टर। ये दो रिलेशन थे मेरे पास, पी और एन। अच्छा, इसमें दो चीज़ें देख लेते हैं एक बार। ये क्या था, वॉल्यूम बाउंड चार्ज। ये मैं लास्ट, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो देख लो इसकी पोलराइजेशन की, राइट। तो रो बी क्या था, माइनस डेल डॉट पी, और सिग्मा बी क्या था, एन। अच्छा, एन कैप जो यहाँ पे है, एन कैप क्या था, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है, इसमें ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो इस तरह से लेनी है हमें एन की वेक्टर की डायरेक्शन। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो एग्जांपल ये देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, मान लो ये है मेरे पास कोई एक स्फीयर है, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है मान लेना, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है ये जो लाइन साइंस का मीनिंग है कि यहाँ पे कोई सॉलिड है। तो यहाँ पे जो देखो वॉल्यूम यहाँ है ना, तो एन कैप क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, ऐसा अंदर की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ये एन कैप आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल में देखो, मान लो सपोज मेरे पास इस तरह का सिस्टम होता, ये सिस्टम है, यानी होलो, ये यहाँ पे कुछ मटेरियल है, तो अगर पोलराइजेशन है, अगर ये क्या है, पोलराइज्ड है, ये डायलेक्ट्रिक पोलराइज्ड है, ये भी डायलेक्ट्रिक पोलराइज्ड है, तो अगर मैं आउटर सरफेस की बात करूं तो एन वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे एन कैप, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम यहाँ पे इंक्लूड है ना,
अब आज देखो इनर सरफेस पे, देखो इनर सरफेस पे ये लेंगे या कि ये लेंगे, ये क्या होगा, टुवार्ड्स द वॉल्यूम हो गया ना, ये वाली डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो हमेशा अंदर की इस टाइप की जब सिचुएशन होगी तो क्या होगा, ये आ रही बात समझ में। तो अगर लिखना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर एट आर इक्वल टू ए पे, इनर सरफेस पे, मान लो सपोज इसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो कितना जाएगा यहाँ पे, इज ऑलवेज माइनस आर कैप, माइनस आर कैप की डायरेक्शन में है। तो एन कैप अगर एट आर इक्वल टू बी पे चेक करें तो कितने आएंगे, आर कैप। समझ में आ रही नहीं बात। तो हमेशा क्या लेंगे, ऑलवेज अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, राइट। तो इस तरह से आप ले सकते हो। जैसे एक और जनरल सा एग्जांपल देख लो, तो मान लो इस तरह का केस दे रखा है और ये दे रखा है इस तरह से, राइट, ये वाला सिचुएशन दे रखी है। तो जो इनर सरफेस पे होगी तो एन कैप हमेशा ये लेके चलेंगे और आउटर सरफेस पे ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को कि भी एन कैप जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, एन कैप हमेशा ध्यान रखना है एन कैप का। तो एन कैप क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ला, कल जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था उसमें क्या डिस्कस किया था कि आपको सिर्फ पोलराइजेशन गिवन है, आपको ये नहीं बता रखा कि भी ये किस वजह से है, मतलब आपको रीजन नहीं पता वाई दिस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, राइट। तो इस केस में क्या करना है, सिर्फ मेरे को पोलराइजेशन गिवन है, तो पोलराइजेशन अगर गिवन है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, रो बी और सिग्मा बी। और अगर इन केस मैंने रो बी और सिग्मा बी को फाइंड आउट कर लिया तो क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कुछ मेथड्स होंगे कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो देखो, तो मोस्टली जो हम डाइलेक्ट्रिक डील करेंगे उसमें क्या होगा कि भी या तो स्पेरिकल दी मिलेगी आपको या कई बार हो सकता है सिलेंड्रिकल दी मिले। तो उस केस में हमें डाइवर्जेंस पता होना चाहिए, डाइवर्जेंस क्या हो। कार्टेशियन में तो डाइवर्जेंस पता ही है हमें, डाइवर्जेंस इजीली निकाल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो उसके लिए बता दे रहा हूँ मैं, स्पेरिकल के लिए क्या होगा, मान लो सपोज मेरे पास क्या है, अगर पी को कार्टेशियन में दे रखा है, पी क्या है, इफ पी गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा उस केस में, क्या हो जाएगा मेरे पास ये रो, और डेल डॉट पी क्या होगा, डेल पी एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल पी वाई डेल वाई प्लस डेल पी जेड बाय डेल जेड। यानी इस तरह से दिया मिले आपको, पी की वैल्यू क्या है, पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। सो ये सबसे इजी है। नेक्स्ट में क्या होगा कि भी आपको जो पी दे रखा है वो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है, या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन है मेरे पास है कि आपको कुछ स्पेरिकल सिमेट्री है उसमें प्रॉब्लम में। तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या कर लेंगे, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा मेरे पास ये, अगर इस तरह से P दिया होगा, मतलब सिर्फ उसका रेडियल कंपोनेंट है, P इज गिवन एज पी आर आर कैप, बाकी सारे ना तो उसमें थीटा कंपोनेंट है ना फाई का कंपोनेंट है, उसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं है, राइट। तो उस केस में देखो, ये जो अभी मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा ये सिर्फ इस केस में बता रहा हूँ कि भी आपको इस तरह का दिया मिले, या फिर हो सकता है कि भी सम फंक्शन ऑफ आर इंटू आर कैप दिया मिले, इस फॉर्म के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो उस फॉर्म में किस में रिड्यूस हो जाएगा हमेशा, डेल डॉट पी इक्वल टू 1/r² डी बाई डी आर ऑफ
आर स्क्वायर्ड एंड उसका रेडियल कंपोनेंट। अगर इसका थीटा और फाई का भी कोई कंपोनेंट होगा तो प्लस कुछ टर्म्स और आ जाएंगे, ठीक है, बट वो नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर एफ ऑफ आर की टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर्ड एफ ऑफ आर, ये आ जाएगा, राइट। सो अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दे रखा है इस तरह से, तो ग्रेडियंट की क्या वैल्यू होती है हमेशा उसमें, सिलेंड्रिकल में सिर्फ अगर रेडियल कंपोनेंट, अगर जो पोलराइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, रेडियल डायरेक्शन में, कोई भी कंपोनेंट नहीं है उसका जेड में और फाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा उस केस में, 1/r² की जगह आर आएगा यहाँ पे, और डी बाई डी आर और आर स्क्वायर्ड पी आर। या फिर अगर एफ ऑफ आर की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आर डी बाई डी आर ऑफ, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आर इंटू एफ ऑफ आर। तो ये मेरे पास इस तरह से, ध्यान रखना यहाँ पे पी क्या है, इट इज़ ओनली इन द रेडियल डायरेक्शन। पी भी क्या है यहाँ पे भी, ये भी रेडियल डायरेक्शन में है, ध्यान रखना। पी किस डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ जब मैं, तभी इसको यूज़ कर पाऊंगा। अदरवाइज अगर इसमें तीनों कंपोनेंट होते, थीटा का भी और फाई का भी, तो मेरे को जनरल फार्मूला लिखना पड़ता ग्रेडियंट का, सॉरी डाइवर्जेंस का, किसमें, स्फेरिकल में भी और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी, ठीक है। ये किस में था, कार्टेशियन में, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल और पोलर में मैं क्या जूम करके चलाऊंगी, फील पोलराइजेशन इज ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, यानी ये लिख भी सकता हूँ यहाँ पे तक, ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ इसका। अच्छा, इन दोनों के लिए अगर मान लो इसके इस तरह का फील्ड दे रखा होगा तो उसमें कर्ल हमेशा कितना होगा, ज़ीरो होगा। कर्ल क्या होगा दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में भी ज़ीरो होगा, ये भी आप ध्यान रखना हमेशा। कर्ल ऑफ पी इस केस में, सिर्फ इस केस में, राइट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो। ये नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूँगा जब मैं डिस्प्लेसमेंट फील्ड के बारे में डिस्कस करूँगा, राइट। तो टोटल बाउंड चार्ज भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो टोटल बाउंड चार्ज कितना होगा, टोटल बाउंड चार्ज, राइट, तो टोटल बाउंड चार्ज कितना हो जाएगा, अच्छा टोटल बाउंड चार्ज वैसे तो कितना रहना है वो, ज़ीरो। तो आप नेट बाउंड चार्ज निकाल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज। तो क्यू बाउंड इन द वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू रो बी इंटू डी टो ओवर द वॉल्यूम। और क्यू बाउंड एट सरफेस वो कितना आएगा हमेशा, सिग्मा बी इंटू डी एस ओवर सरफेस, क्लोज सरफेस एस। तो ये टोटल चार्ज भी निकाल सकते हो आप, अगर आपको पी पता है तो पी से रो बी और सिग्मा बी निकाल लेंगे, और उन दोनों से क्या निकाल लेंगे, सरफेस पे कितना चार्ज है। और हमेशा क्या आएगा, क्यू बी एट वॉल्यूम प्लस क्यू बी इन द सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। तो अब इन पे क्या कर लेते हैं हम दो, अब इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं पोलराइजेशन पे, ठीक है। तो अब जितने भी मैं अभी इस लेक्चर में और जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, उसमें जो पोलर सिर्फ और सिर्फ क्या किसका इफेक्ट लेके चल रहा हूँ, पोलराइजेशन का, कि भी मेरे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है उसमें गिवन पोलराइजेशन है और कुछ भी गिवन नहीं है, ना ये बता रखा कि पोलराइजेशन क्यों हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब ये पोलराइजेशन आया, सिर्फ पोलराइजेशन गिवन है और उसके बिहाफ पे, यानी मेरे पास एक पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है, वो क्यों पोलराइज हुआ है ऐसा कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, द डाइलेक्ट्रिक क्यूब हैज़ अ पोलराइजेशन P इक्वल टू के आर, के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ये दे रखा पोलराइजेशन। व्हाट इज द टोटल बाउंड चार्ज ऑन द सरफेस, किस पे पूछ रहा है ये, सरफेस पे। तो देखो ये एक कॉन्टिन्यूस सरफेस नहीं है, ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस सरफेस है। मान लो फॉर एग्जांपल जो ये सरफेस होगा ये किस टाइप का सरफेस है, इस टाइप का सरफेस है, जिसपे टोटल कितने होंगे, 6 फेस होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि भी भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो रो बी इक्वल टू, इसने टोटल बाउंड चार्ज पूछा सरफेस पे,
ना कि पूरे मटेरियल में। तो रो भी कितना होगा, डेल डॉट पी माइनस आएगा यहाँ पे, और सिग्मा भी कितना होगा, पी डॉट एन। एक तो ये तरीका है कि भी आप सिग्मा भी निकालो सभी सरफेसेस पे, इस पे भी 6 के 6 सरफेस पे, तो 6 के 6 सरफेस पे क्या होगा, n1 अलग अलग होगा भाई। जैसे इस पे इस साइड है, इस पे इस साइड है, नीचे वाले पे ऐसे होगा, इस पे लेफ्ट साइड में होगा, इस पे मेरी तरफ होगा, या फिर इस जो पीछे वाला सरफेस है उस पे इनसाइड द प्लेन होगा, पेपर होगा। तो एक तो में ये भी तरीका है, और वो पूछ क्या रहा है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बाउंड चार्ज पूछ रहा है सरफेस पे, टोटल सरफेस पे नेट बाउंड चार्ज कितना है, ना कि डेंसिटी। तो बाउंड चार्ज सिर्फ तभी निकाल सकते हो जब आपको डेंसिटी पता हो, और डेंसिटी तब पता लगेगी जब हमें, चलो पोलराइजेशन तो पता है, लेकिन एन कैप क्या होगा सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, एन कैप क्या होगा सबके लिए डिफरेंट होगा, राइट। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमें पता है कि भी नेट जो बाउंड चार्ज रहेगा, बिकॉज क्यू बाउंड इन द वॉल्यूम प्लस क्यू बाउंड इन द सर्फ ऑन द सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो, यही तो निकालना है हमें। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाउंड ऑन द सरफेस इक्वल टू माइनस क्यू बाउंड एट द वॉल्यूम, और ये इजीली निकाल सकते हो आप। क्यू बाउंड जो वॉल्यूम पे रहेगा, क्यू बाउंड जो वॉल्यूम पे रहेगा वो क्या आएगा, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, क्यू बाउंड वॉल्यूम क्या है, एक ये आ गई मेरे पास, तो क्यू बाउंड इन द वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू रो बी इंटू डी टो, ये मैंने बताया था अभी। और रो बी कितना है, रो बी निकाल सकते हो यहाँ से, तो रो बी कितना आ जाएगा, मैं रो बी निकाल रखता हूँ यहाँ पे, रो बी कितना आएगा, माइनस डेल डॉट पी, और ये स्पेरिकल में दे रखा है, तो मैंने मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/r² डी बाई डी आर ऑफ पी आर आर, क्या पी आर आर स्क्वायर्ड, पी आर कितना है यहाँ पे, अच्छा पी को मैं ऐसे लिखूंगा, पी इक्वल टू के आर इंटू आर कैप, तो ये पी आर हो गया, तो पी आर की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, के आर, तो यहाँ से आ गया 1/r² डी बाई डी आर, पी आर की जगह क्या आ जाएगा, के आर स्क्वायर्ड तो कितना आ जाएगा, क्यूब, तो यहाँ से क्या बनाइए, -1/r² डी बाई डी आर ऑफ, सॉरी ये आ गया -k/r² इंटू 3r², तो r² से r² कैंसिल आ गया, तो रो भी कितना आ गया, -3k। तो कैसी आ रही है डेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ आर आ रही है, तो इनसाइड जो क्यूब के इनसाइड जो होगी वो कैसी डेंसिटी होगी, यूनिफॉर्म, वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। आर पे डिपेंडेंट आ रही है, आर के इंडिपेंडेंट आ रही है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है अगर ये आर का फंक्शन होता तो आपको पता है चार्ज डेंसिटी ये आ रही है, तो टोटल देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, -3k, नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज कितना है, -3k, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें पुट किया -3k इंटू डी टो इक्वल टू -3k इंटीग्रेशन ऑफ डी टो, तो वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मान लो इसकी साइड क्या है, ए, ऐसा गिवन होनी चाहिए थी, ए क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, आप गिवन ले लेना है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो क्यू बाउंड इन द वॉल्यूम इक्वल टू -3k इंटू ए क्यूब, तो ये मेरे पास फाइनल ये वॉल्यूम पे आया है। तो टोटल सरफेस, टोटल बाउंड चार्ज कितना आ जाएगा सरफेस पे, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, सो नेट बाउंड चार्ज ऑन द सरफेस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो 3k ए क्यूब, क्यूब बाउंड और द टोटल सरफेस पे आया, ध्यान रखना ये क्या आ रहा है, टोटल सरफेस पे। इंडिविजुअल सरफेस पे निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो इन जनरल क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्यों, देखो ये जो चार्ज है
अब हर एक पॉइंट्स पे क्या होगा, पी की वैल्यू अलग अलग होगी। ये जो पी है इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। मान लो सपोज इसी की बात करता हूँ मैं, इसकी बात करता हूँ, तो इस पे चलो ठीक है, जो यूनिट वेक्टर आया ये तो ये आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, बट जो पी है हर एक पॉइंट पे, मान लो इसको ओरिजिन ले लिया तो यहाँ पे पी अलग है, यहाँ पे पी अलग है, यहाँ पे पी अलग है, सब जगह पी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सब जगह जो पी है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इन जनरल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या आ रही है, डिफरेंट, और हमें पता नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 6 इंटीग्रेशन ऐसे बनेंगे, और जो फाइनली जो आंसर आ रहा होगा ये। तो एक जो स्मार्ट वे है उसको तरीका करने का क्या है कि हमें पता है नेट बाउंड चार्ज क्या रहना चाहिए, ज़ीरो। तो वॉल्यूम बाउंड नेट वॉल्यूम चार्ज निकाल लेते हैं, वॉल्यूम पे कितना है, और वहाँ से टोटल सरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं नेट बाउंड चार्ज डेंसिटी, बाउंड बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस of cube is non-uniform in general। आगे बात समझ में? तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको सोल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। थैंक यू।